नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खास कार्यक्रम जनता जाने में चर्चा करेंगे हरियाणा की चौधर को लेकर गरमाई नई सियासत की। कांग्रेस में यूं तो मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री बनने का सपना सजोए बैठे हैं। बार बार रणदीप सुरजेवाला अपनी इच्छा को, जो कि दबी हुई है, लेकिन उसे बार बार वो जगजाहिर कर रहे हैं। जींद के नरवाना में एक कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जिस दिन जींद जिले की 5 सीट कांग्रेस जीत जाएगी, उस दिन प्रदेश की चौधर जींद के लोगों के पास होगी, क्योंकि सत्ता उसी को मिलती है जिसके पास विधायक होते हैं। जिस दिन 5 विधायक कांग्रेस के बना दोगे, उस दिन राज जींद में लाकर दिखा दूंगा। वहीं जींद की उचाना सीट को लेकर भी सियासत हाई है। उचाना से पूर्व विधायक प्रेमलता का कहना है कि सभी 90 सीटों में सिर्फ उचाना दिखाई देता है। 50 साल की राजनीति में कभी हल्का नहीं बदला, लेकिन दूसरे हल्कों के लोग उचाना से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। हरियाणा बदलने की जरूरत है। आपके इस बेटे के मन में ये ख्वाब है, बनेंगे क्या ये तो परमात्मा फैसला करेगा और पार्टी करेगी। तो मेरा एक ख्वाब है कि जिस दिन जींद जिले की 5 सीट हम जीत जाएंगे, उस दिन मैं हरियाणा को बदल के दिखा दूंगा। और एक आखिरी बात, आज शाम को जब आप परमात्मा का नाम लेके रोटी खा के सो, तो एक आखिरी बात आपके कान से निकालना चाहता हूं, क्योंकि यहां बड़े भी बैठे हैं, मेरे हानिये भी बैठे हैं, भतीजे भी बैठे हैं, काकी ताई भी हैं, बहू भी हैं, बेटियां भी हैं, सारे बैठे हैं। जब तक एक बंदे की पुंजर नहीं पकड़ेंगे, तब तक इलाका और जिला उसका कल्याण नहीं होगा। अपने यहां मेरी छोटी बहन है, कलाज से एमएलए बनी थी, एक जमाने में हमने टिकट दी, गीता भोकल। वो यहां से उधर चली गई, हल्का जब खुल गया झज्जर, तो झज्जर वालों ने भी वोट डाल दी। गीता भोकल को थोड़ी डाली थी, डाली तो उनको थी, अगले मालिकों को, जो लीडर थे वहां के। उसका नतीजा ये हुआ कि उनको राज मिल गया। हम ये कहें, मैं ब्रिस्बान मोर साहब, भाई साहब, हम जाके कहीं यार इसकी पर्ची दे दे, बोले हाँ तो आवागा तेरी दे देंगे, मेरी तो मिल नहीं सकती, इसकी दियो ना, ये ले। हम मेरी मिल नहीं सकती, इसकी दियो ना, ये ले। पे क्या बच गया? कुछ नहीं बचा साहब। लीडर वो बनता है जो एमएलए बनाकर ला सकता है, जिसके नाम पे एमएलए बनते हैं। और पार्टी ने तो सिर गिनती है ना साहब, बड़ी खरी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। पार्टी सिर गिनती है ना, जब सिर गिनने की बात आती है, आपको रणदीप तेरी दे देंगे। अब रणदीप तो लड़ नहीं सकता यहां से, मेरे कहने से आप एमएलए बनाओ ना, फिर मैं क्या करूं आगे? फिर यूं को राज भी लाके दे, कहां से लाके दूं राज? तो साहब, जिस दिन जींद के 5 एमएलए आप कांग्रेस पार्टी के रणदीप के कहने से बना देंगे, उसी दिन राज मिल जाए। हमारा सीएम कैसा हो? लोगों में रुझान है, लेडीज बात कर रहे हैं, वो तो ये भी नहीं पूछे जी कौन सी पार्टी थे, सीधे न्यू जी आपको जिताएंगे अब की बार, क्योंकि लोग त्रस्त हैं, तंग आ चुके कि भी हमारा कुछ नहीं बनाया। जब से डिप्टी सीएम हमारे बीच में, एमएलए भी बने, डिप्टी सीएम की कुर्सी भी उनको बिठा दिया, लेकिन लोगों में संतुष्ट नहीं उनको लेके। चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब भी कह रहे हैं कि दुष्यंत के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरा बेटा लड़ेगा, बेटा लड़ेगा तो मेरी पुत्रवधू लड़ेगी। तो ये तो परिवार के आपस की लड़ाई है। हम तो, क्योंकि राजनीति में जब से हमने राजनीति में अपनी शुरुआत करी है, हमने तो चाणा कभी छोड़ा नहीं। यहाँ तो अजय चौटाला राजस्थान से भी एमएलए बनका रहे हैं, कल को दुष्यंत कहीं और से भी कोशिश करेगा। तो इनके लिए कोई ये जगह, इनका कोई ना तो इनका जन्म स्थान, ना इनका इनकी कोई कर्म भूमि। हमारा तो जन्म स्थान भी यही है, कर्म भूमि भी यही है, सारी उम्र यहाँ रहे हैं और आगे भी। बहरहाल, तो राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब जिस दौर में और जिस दिन ही बैठक चल रही हो और बैठक में संगठन को लेकर चर्चा हो रही हो, वहां पर यह कहा जाए कि हम अगर जीत जाएंगे तो हरियाणा बदल देंगे, तो क्या इसके पहले कांग्रेस ने हरियाणा नहीं बदला था? जो लोग कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करते थे या फिर सत्ता में काबिज थे। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दीप कमल सहारण है, प्रवक्ता जेजेपी के, बहुत स्वागत है दीप कमल आपका। वेद प्रकाश विद्रोही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका। और रजवंत डहीनवाल साहब हैं, इन लोग के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजवंत जी आपका। विद्रोही साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, आज बैठक भी चल रही है, राहुल
गांधी भी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं, तमाम हरियाणा कांग्रेस के लोग मौजूद हैं वहां पर, और संगठन को लेकर रिपोर्ट तय की जाएगी कि क्या अभी तक की रिपोर्ट है और आगे क्या होना है। लेकिन रिपोर्ट से पहले एक नई रिपोर्ट आ गई सुरजेवाला साहब की तरफ से। उनका कहना है कि हरियाणा तभी बदलेगा जब जीत के हाथ में नेतृत्व होगा और चौधर उनके पास होगी। जल्दबाजी नहीं है। अतुल जी, आपको, भाई रजत डैनवाल जी को, भाई दीप कमल जी को और इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, राजनीतिक सभाओं में हर नेता अपनी बात अपने ढंग से कहता है और हर नेता को मुख्यमंत्री बनने का, बड़ी से बड़ी कुर्सी पाने का, सपना लेने का, प्रयास करने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। उसमें रणदीप सुरजेवाला जी को भी है। उनकी बातों का दो अर्थ है। एक बात उन्होंने कही कि भाई राजनीति के अंदर ताकत उसी की होती है, वही बड़ा नेता बनता है जिसके कहने से लोग एमएलए बनते हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब जनाधार नहीं होगा तो आप बड़े नेता कहां से बनेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई जींद जिले का विकास तब होगा जब पांचों के पांचों एमएलए आप मेरे कहने से जिता दोगे। तो ये पार्टी के प्रति अच्छी बात है, वो पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो पार्टी के लिए मांग करना, पार्टी को बड़ा मानकर बनाना अच्छी बात है, परंतु कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जरूर बने, पर मुख्यमंत्री तभी बनेगा जब विधायक पार्टी को जिताएंगे, ना जनता पार्टी को जिताएगी, और जीतने के बाद चुने हुए विधायक जिसके साथ होंगे, बहुमत होगा, वो विधायक बनेगा। उसी दिशा के अंदर रणदीप जी एक बात कह रहे हैं। जहां तक हरियाणा को बदलने की बात है, कांग्रेस ने हरियाणा को पहले भी बदला था, आगे भी और बदलेंगे। बदले की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जींद के संदर्भ में एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं तो एक छोटा सा राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैं एक विश्लेषक के नाते कहना चाहता हूं, 70 से लेकर आज तक जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, उन सरकारों में सुरजेवाला जी के पिताजी या स्वयं रणदीप सुरजेवाला हर सरकार में रहे हैं। तो उनको ये कहना कि भाई वो ही 5 विधायकों के बनने के बाद ही जींद बदलेगा, ये कुछ अतिशयोक्ति है। हरियाणा सबके प्रयास से बदलेगा, जिसमें सुरजेवाला जी की भी भूमिका होगी और दूसरे नेताओं की भी भूमिका होगी। और यदि हरियाणा के विधायक चाहेंगे तो सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पर एक बात तय है, कांग्रेस ने तय कर रखा है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। हम संयुक्त रूप से जाएंगे और आज बैठक हो रही है। आज की बैठक के अंदर फैसले होंगे और उसमें जो भी पार्टी दिशा निर्देश देगी उसी के अनुसार सभी हमारे नेता एकजुटता के साथ काम करेंगे। नहीं, अच्छी बात है विद्रोही साहब, और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी तारीफ करता हूं कि आप बहुत मुखर प्रवक्ता हैं। आपने जब बात कही कि अतिशयोक्ति, अब देखिए कि एक मजे हुए अधिवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अगर वो अतिशयोक्ति वाली बात कहने लगे कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो फिर थोड़ा समझने में समय लगता है कि क्यों आखिर ये हो रहा है। और जब समय लगता है तो कई चीजें निकल कर आती हैं। राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है, होनी चाहिए, स्वाभाविक है। आप भी कह रहे हैं, मैं खुद मानता हूं। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई फेस नहीं होगा, शीर्ष तय करेगा और जो जनता का परिणाम आएगा जनता के जरिए, उसके बाद चेहरा चुना जाएगा। लड़ाई तो यहां पर इसी बात की है, सारे चेहरे अलग अलग चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम चेहरा हैं, बाकी सब अलग अलग हैं, और फिर जोड़ देते हैं कि नहीं, जो शीर्ष कमान कहेगा वो हम करेंगे। तो ये अतिशयोक्ति जो बात कही गई ना, वो आपके अंदरूनी जो लड़ाई है, वो लड़ाई महत्वाकांक्षा वाली नहीं है, वो लड़ाई कुछ और है। उस पर मौका मिल जाता है जो अलग अलग दल हैं, विद्रोही दल हैं, उनको बोलने का। दीप कमल साहब, विद्रोही साहब ने तो अच्छी बात कह दी, स्वीकार कर लिया कि भाई अतिशयोक्ति वाली बात उन्होंने कही है, शीर्ष तय करेगा और होना भी वही चाहिए। लेकिन जहां कांग्रेस के अंदर की लड़ाई है, उसी तरह की लड़ाई उचाना में भी दिख रही है। और प्रेमलता जी का अपना दर्द है कि हमने तो कभी छोड़ा नहीं से, बाहर से लोग चले जाते हैं यहां पर, उनका क्या लेना देना उचाना से। देखिए अतुल भाई, दोनों ही विषय जो है कुछ लोगों की क्षेत्रवादी सोच को और सीमित सोच को दर्शा रहे हैं, चाहे प्रेमलता जी का विषय हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का हो। जहां तक देखिए हमारा और उचाना का जो मैटर है, वो तो पिछले 4-5 महीने से ये कोशिशें चल ही रही हैं किसी तरीके से कि दुष्यंत चौटाला को वहां थोड़ा ज्यादा बिजी किया जाए, ज्यादा एंगेज किया जाए, ताकि वो बाकी हरियाणा में बाकी जगह ना घूम पाए ज्यादा।
लेकिन जो ये नया विषय है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वाला, आपने एक पिच में एक सवाल किया कि क्या हरियाणा पहले नहीं बदला था, जिसको अब रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि अब हम हरियाणा को बदल देंगे। हाँ 10 साल हरियाणा की सरकार रही, हरियाणा बदलने का इनको पूरा मौका मिला। उसके साथ एक बात और जुड़ती है कि क्या जींद ने कभी कांग्रेस को साथ नहीं दिया था, जो अब रणदीप सिंह सुरजेवाला मांग रहे हैं। 2005 में इसी जींद जिले की यही 5 विधानसभा सीटें जींद के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दी थी, पांचों की पांचों। और उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला तो मुख्यमंत्री नहीं बने, बीरेंद्र सिंह इसी जींद से विधायक बने थे उचाना से, वो तो मुख्यमंत्री नहीं बने। मांगेराम गुप्ता सीनियर नेता होते थे, वो तो मुख्यमंत्री नहीं बने। मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन ये तीनों नेता, रणदीप सिंह सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह और मांगेराम गुप्ता, तीनों बने कैबिनेट मंत्री। और उस वक्त सरकार में सिर्फ 6 कैबिनेट मंत्री थे, 6 में से 3 जींद से बने थे। लेकिन 2009 में क्या हुआ, जिस जींद जिले ने 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी और वहां पर 3 कैबिनेट मंत्री बन गए, उन्होंने 4 साल में ऐसा क्या किया कि 2009 में इसी जींद में यही 5 कांग्रेस की सीटें सारी की सारी हार गए और सारी की सारे उस वक्त की इनेलो को जितवा दी। 5 की 5 सीटें इनेलो को जितवाई जींद के लोगों ने, सिर्फ 4 साल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में। ये कांग्रेस पार्टी का नजरिया है, ये देन है जींद जिले के प्रति। विद्रोही जी याद कर रहे थे कि जींद में एक कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक ताकत है, कोई उसके इर्द गिर्द चीजें रहती हैं। इन्होंने अपनी कोई बात शेयर की, लेकिन उसके साथ पिछले 15-20 सालों में और जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कब्जा हुआ है हरियाणा कांग्रेस पर, यह बात जींद के लोगों के मन में बैठ गई है कि किसी जिले से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो वो है जींद जिला। ये लोगों के मन में तसल्ली है, बिल्कुल पक्की। अंबाला वालों, यमुनानगर वालों को थोड़ा सा वहम होगा, सिरसा फतेहाबाद वालों को आधा अधूरा लगता होगा, लेकिन जींद वालों को पक्का लगता है ये चीज। दूसरी चीज, रणदीप सिंह सुरजेवाला अब हरियाणा की राजनीति में वापसी चाहते हैं, अपना उदय चाहते हैं कि वो जब पहले जींद विधानसभा का उपचुनाव और फिर कैथल विधानसभा का आम चुनाव हार गए, यहां से एक ही साल में 2 चुनाव हार गए जींद और कैथल से, दोनों खास जिले जहां पर वो अपना कब्जा मानते, वहां से जब हार गए और राज्यसभा का चुनाव उनको यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़ने नहीं दिया, डरा कर रखा और राजस्थान से जीतना पड़ा, अब वापसी करनी है। अब वो वही फॉर्मूला अपना रहे हैं जिसका वो विरोध करते रहे, क्षेत्रवाद का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कि 1 जिला, 2 जिला, 3 जिले की ऐसी कोई राजनीति की जाए और उसके सहारे फिर 10, 15, 20 विधायकों का दम दिखाया जाए और जो है वो ताकत ली जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इसी बात की तो लड़ाई रही हमेशा कांग्रेसियों की। आज अगर तिकड़ी बनाकर घूमना पड़ रहा है कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी को, तो इसी बात का तो विरोध है जो अब रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने स्वार्थ के लिए उस बात को परोस रहे हैं आगे। तीसरी बात ये कि जींद के विधायकों से मुख्यमंत्री बनेंगे या वहां से बनेंगे, ये कहीं ना कहीं फिर से एक सीमित और क्षेत्रवादी सोच है। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने का नजरिया रखता है तो उसकी सोच प्रदेश स्तर की होनी चाहिए और उसको प्रदेश स्तर की ही बातें करनी चाहिए, बल्कि उससे आगे की भी। और मैं मानता हूं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला वैसी बातें कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपोजर है दिल्ली में काम करने का, राजस्थान का, अभी पीछे वो एक चुनाव जितवा कर भी आए अपनी पार्टी को कर्नाटक में, वो सब चीजें हैं। लेकिन फिर वही बात है, फंस रहे हैं ट्रैप में। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी हुड्डा फोबिया सवार है कि वो अगर रोहतक और झज्जर के सोनीपत के नेता कहलाते हैं तो मैं भी जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र का नेता कहलाऊं, कोई ऐसी सोच उनके पीछे है। मैं मानता हूं कि ये सारी बातें छटपटाहट है, इसके अंदर उनकी महत्वाकांक्षा है, उनका मलाल है कि वो आज तक उस जगह पर नहीं पहुंच पाए। और तीसरा माह है इसके अंदर मजाक, वो मजाकिया भी अब होना चाहते हैं। वो अब कह रहे हैं कि पूंजड़ पकड़ लो, एक नेता की पूंजड़ पकड़ लो, यानी कि पूंछ पकड़ के उसके पीछे पीछे टंग जाओ, लटक जाओ। नदी पार करनी है तो नेता भारी होता है, दमदार होता है, उसकी पूंछ पकड़ के पार हो जाओ, बस। ये मजाकिया भी उनका एक कहीं ना कहीं अंदाज इसके अंदर दिख रहा है। मैं इन सारी बातों में छटपटाहट देखता हूं, एक निराशा दिखती है मुझे। मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला की लेकिन प्रेमलता जी को आप लोगों का वहां पर उचाना में आना, उनको भी लगता है कि छटपटाहट है या फिर उनके अंदर की एक कुलबुलाहट है कि ये क्यों आ रहे हैं? रजवंत डाइनवाल साहब, दीप कमल ने उदाहरण के साथ बताया। सवाल इस बात का है ना कि जब ये कहा जाता था कि कांग्रेस के 10 साल में सिर्फ रोहतक बेल्ट, तो कांग्रेस कहती थी नहीं ऐसा नहीं है, हमने हरियाणा को नंबर 1 बनाया। आज जो बात रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं उस बात को तो खुद वेद प्रकाश विद्रोही साहब कह रहे हैं कि अतिशयोक्ति हो गई, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। यानी जो आरोप विपक्ष लगाता था कि हरियाणा नहीं बल्कि रोहतक बेल्ट के लिए भले काम हुआ, वो आरोप कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि खुद रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि जींद का अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अब जींद कोई हरियाणा के बाहर तो है नहीं, और अगर वो कह रहे हैं कि जींद का अगर विकास करना है, हरियाणा को बदलना है, तो फिर हमें 5 की 5 सीट देनी होगी। जी,
अतुल जी, एक चीज बात ये है कि कोई भी सरकार अगर बनती है तो वो 90 विधायकों पर बनती है, 90 हलकों के लिए बनती है, हरियाणा प्रदेश के लिए बनती है। और वहां पर दिक्कत कहाँ आती है कि जो क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, जो जिलेवार की राजनीति करते हैं, उसका खामियाजा हरियाणा की संपूर्ण जनता को भुगतना पड़ता है। भले ही आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 जिलों के लिए काम किया, ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। सबको पता है कि उस समय रोहतक और झज्जर के अलावा कहीं पर भी कोई काम नहीं हो पाया। तो क्या और लोगों ने जो वोट दी थी, क्या वो बेवजह वोट दी थी? और उसका खामियाजा भी आपको ये जानकर अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2009 में जिस प्रकार से इनेलो को 5 सीट जींद से मिली थी, वो शायद इसी वजह से मिली थी कि जिस व्यक्ति की सरकार अगर बनती है, मुख्यमंत्री कोई बनता है, मुख्यमंत्री समान विकास की बात तो करते हैं लेकिन समान विकास करा नहीं पाते। और उसी के चलते हुए अगले साल जो अगली बार जो चुनाव हुआ, उसमें 5 की 5 सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मिली थी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और उसके बाद आप देखिए, जब 67 से 40 पे आए और 40 पे वो 15 आए, वो इसी वजह से आए थे ना कि 15, क्योंकि उनको पता था कि एक क्षेत्र के लिए इन्होंने अपनी राजनीति की है, जबकि पूरा हरियाणा देखना होता है। हरियाणा की केवल और केवल बातें बातें करते हैं। रही बात रणदीप सिंह सुरजेवाला की, कोई भी पार्टी सत्ता में आने के लिए सबसे पहले तो उसको त्याग करना पड़ता है। अब वो इच्छाएं लेकर अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो उन इच्छाओं के लिए अकेले जींद से बात नहीं बनेगी कि अकेले जींद से 5 सीट आ गई तो उनकी सरकार बन जाएगी। 46 विधायक चाहिए। सुरजेवाला साहब को शायद ये ध्यान नहीं रहा होगा, उन्होंने खाली सोच लिया होगा कि 5 विधायक लेके मैं प्रेशर बना दूं, ऐसा कुछ नहीं है। और इनका जो सिर्फ फुटबॉल की जो स्थिति है, शायद उसी की वजह से आज ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसका पतन हो रहा है। और ये जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, आप ये मान के चलिए कभी भी कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का जो वर्चस्व की लड़ाई है वो सबके सामने आ गई। अब कांग्रेस को वोट डालने में उनके खुद के कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि हुड्डा ग्रुप को वोट दे, या सुरजेवाला ग्रुप को वोट दे, या चौधरी ग्रुप को वोट दे, या शैलजा ग्रुप को वोट दे। वो एक दूसरे से ही अपना अलग अलग हो रहे हैं। वहां पर कोई बीजेपी की, कोई इनेलो की, किसी की जरूरत नहीं है। वो अपना विपक्ष खुद रखते हैं और उसी की वजह से ये और दल है उनको फायदा मिल जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता को अगर फायदा मिला है तो शायद कांग्रेस की फूट का ही फायदा मिला है। फूट किसी भी पार्टी में हो, हम ये अपनी भी कह सकते हैं, हमारी फूट का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया। लेकिन नहीं, आपने स्वीकार कर लिया, वरना मैं कहने ही वाला था कि आपकी फूट का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये तो उदाहरण है, इसको आप हटा नहीं सकते, इतिहास में दर्ज हो गया ये। नहीं, ये एक चीज है, ये किसने हमने तो हमेशा स्वीकार किया कि किसी के घर में अगर फूट हो जाती, किसी भी पार्टी में अगर फूट होती, निश्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। इस चीज को मानने में गुरेज क्या होना चाहिए? अगर हमारे किसी भी व्यक्ति ने अगर इस चीज को मानने से गुरेज किया हो, तो यानी ये फूट की तो वजह है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठे हैं, जो लोग सीएम बनने थे वो आज डिप्टी सीएम बने बैठे हैं, ये सब फूट की वजह है। ये चीज उन लोगों को पता था कि जिस परिवार से सीएम बनना था और वो उस समय सीएम से कम कुछ नहीं मांग रहे थे, वो बेकार में दूसरों के दल में जाकर डिप्टी बनाए। दो चौथे बेसिक चौटाला वाली बात है, अरे बोले डिप्टी तो मैं ही बना देता। लेकिन बात तो ये थी, चलो आज विषय वो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा। जींद में इन्होंने क्या किया? कांग्रेस का हाल था, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जींद से उपचुनाव लड़ रहे थे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका कांटा निकालने का काम किया था। ऐसे कांटे ये हर जगह निकालते हैं। तो इनको भिवानी में, अभी भिवानी में इन्होंने रैली की थी, वो भिवानी की रैली में भी किस प्रकार की जो बयानबाजी करके आए हैं, तो किरण चौधरी की जो बयानबाजी है वो अलग है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही दिन प्रोग्राम कर रहे हैं और जिनके लोकसभा के क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, वहीं पर उन्हीं के जो लोकल नेता है अगर वो ही नहीं पहुंचते, या फिर किरण चौधरी अगर दूसरे इलाके में प्रोग्राम कर रही है तो वहां पर और पार्टी के नेता नहीं पहुंचते, चौधरी उदय भान का कार्यक्रम होता है तो वहां पर कार्यक्रम में नहीं पहुंचते। तो ये जो स्थिति है, ये पार्टी को ठीक है। विद्रोही साहब, जो बात यहां पर दीप कमल ने कही और रजवंत जी कह रहे हैं, उन दोनों का मंतव्य इतना ही है कि आप दिखाते हैं कि नहीं, हमारी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व सब कुछ तय करता है, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन हम चेहरा कोई पोर्ट्रेट कर नहीं रहे हैं। लेकिन फिर 5 विधायकों के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स का भी जिक्र करने लगे, तो विद्रोही साहब के लिए तो बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो जाती है एज अ प्रवक्ता कि वो आखिर कैसे डिफेंड करें, क्योंकि पार्टी का जो एक लाइन है, पार्टी लाइन है, वो अलग है, वो कुछ और दिखा रही है, लेकिन जो नेता है उनका जो अपना प्रेशर पॉलिटिक्स है और अब तो पुंजड़ पॉलिटिक्स आ गई, वो कुछ और दर्शाता है। तो इसके वजह से तो जो आला कमान है वो बड़ा असमंजस में आ जाएगा कि इतनी अतिशयोक्ति।
अतुल जी, कोई ऐसी बात नहीं है। राजनीति में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। हर नेता अपने को प्रभावी बनाने के लिए बातें कहता रहता है। ऐसा नहीं है केवल कांग्रेस में ही होता हो, भाजपा में भी होता है, लोकदल में भी होता था। लोकदल या इनेलो कह लो आप, बाद में उनको परिवार में भी होता था। और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में इनका बंटवारा भी हुआ। उससे पहले भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी रणजीत सिंह जी में ये होता रहता था। ये राजनीति में होता रहता है। ये कोई उसमें कई बार व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बात कह देता है, वो केवल कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कहता है। उसके अलावा उन बातों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। अगर विद्रोही जींद में कांग्रेस जब होता हुआ है, देखिए वो आपका नजरिया है। जींद में अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो उसका अल्टीमेट फायदा तो कांग्रेस को ही होना है। और ये भी बड़ी साफ बात है, जो मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जनता अगर हमको विधायक बनाकर सरकार बनाने लायक 46 विधायक देगी तो स्वाभाविक है जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो उस स्थिति में हर व्यक्ति अपना अपना क्लेम मजबूत करने के लिए अगर विधायक बनाने की बात कर रहा है, पार्टी को मजबूत बनाने की बात कर रहा है, उससे कांग्रेस को क्या नुकसान हो रहा है? कांग्रेस को तो फायदा ही हो रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि जनता गुटबाजी मानती हो। जनता भी इन बातों को समझती है कि टिकट तो पार्टी देगी, सिंबल पार्टी का होगा, और जिसको भी टिकट मिल जाती है तो सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये कांग्रेस पहले भी लड़ती थी, अब भी लड़ती है। हाँ, टिकट बंटवारे में कई कमजोर उम्मीदवार अगर हम उतार देते हैं, जैसे पिछली बार कई जगह हमने बड़े कमजोर उम्मीदवार उतारे, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर पार्टी इन सब परिस्थितियों के रहते हुए भी यदि मजबूत उम्मीदवारों को उतारती है, जैसा कांग्रेस ने अब की बार तय किया है कि वो नेता विशेष के वर्कर को या नेता विशेष की रिकमेंडेशन पर अब की बार टिकट नहीं देगी, बल्कि हम टिकट उसको देंगे जो जिताऊ उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी भी नेता का समर्थक हो या किसी भी नेता का विरोधी हो। अगर इस नीति को हम कड़ाई से लागू करेंगे, जैसे हमने हिमाचल में लागू किया, जैसे हमने कर्नाटक में लागू किया, यदि उसी कड़ाई से हरियाणा में भी लागू करेंगे तो ये बातें बेमानी हो जाएगी और हम सरकार बना लेंगे। हम पिछली बार भी सरकार बना सकते थे अगर हम टिकटें सही बांटते। इस बात को भाई दीप कमल जी भी जानते हैं, भाई रजवंत भी जानते हैं कि हाँ, हमसे गलतियां हुई है कि हमने टिकटें सही नहीं बांटी। हम तो इसको स्वीकार करते हैं, कम से कम मैं तो स्वीकार करता ही हूं, कोई करे या ना करे। और रही गुटबाजी की बात, ये मैं इसको प्रतिस्पर्धा कहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की जो बनावट है, आप 47 लेकर आज तक की कांग्रेस की राजनीति देख लो। कांग्रेस कभी संगठन, कांग्रेस ने मजबूत संगठन के आधार पर, कार्यकर्ता के आधार पर पार्टी नहीं बनाई जैसे भाजपा बनाती है। कांग्रेस ने जन आंदोलन के रूप में पार्टी का विकसित किया था, और उसके अंदर जो प्रभावी नेता थे, जो मजबूत नेता थे, वो पार्टी को मजबूत करते रहते थे। ये कांग्रेस की ताकत भी रही है, कांग्रेस की कमजोरी भी रही है। ठीक है, दीप कमल जी से इसका जवाब लेता हूं। दीप कमल जी, विद्रोही साहब का कहना है कि भाई जो कुछ हो रहा है, लेकिन उससे फायदा तो कांग्रेस को ही होगा ना, वो चाहे 5 के जरिए हो या जो पूरे 40 होंगे उनके जरिए हो। नहीं, देखिए विद्रोही जी बहुत मंझे हुए और अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन वही बात है जैसे आपने कहा कि दुविधा तो होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि हमने 2019 में भी देखा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की 2 लिस्ट बन गई थी। एक लिस्ट थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रवक्ताओं की, और एक लिस्ट थी कुमारी शैलजा जी की, और या फिर बाकी जो, क्योंकि उस वक्त वो प्रदेश अध्यक्ष होती थी। तो ऐसी स्थिति आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। मैं आपको शुद्ध कर दूं, मैं आपको शुद्ध कर दूं, 2019 में केवल 5 ही प्रवक्ता थे और कोई 2 लिस्ट नहीं थी। आप मैं तो मैं आप तो कभी 2019 में नहीं थे, 2019 2022 की बात नहीं थे सर, केवल 5 ही प्रवक्ता थे सर। तो मैं आपको विद्रोही के जी नाते बता रहा हूँ, 2019 में स्थिति नहीं थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, हुई जल्दी से ये आपकी बार हुई। दीप कमल जी अपनी बात पूरी करें, समय नहीं है, माफी चाहूंगा। हाँ। विद्रोही जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2018-19 की बात है, जब हमारे बीच में ही अपने क्या नाम है, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, जींद वाले पंडित जी, वो बड़े मुखर होकर कुमारी शैलजा जी के लिए आते थे। उनके साथ 4 लोग और थे जो मेन कांग्रेस पार्टी के लिए आते थे, और बाकी सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि नीचे लिखने भी लग गए थे कि इनके प्रवक्ता हैं ये। तो ये दुविधा, ये ग्रुप, जब आप जिसको प्रतिस्पर्धा कह रहे हो, वो उससे आगे है कहीं ना कहीं, वो खिंचाव है। अब प्रतिस्पर्धा में तो कोई गीता भुक्कल जैसी जो 4 बार शायद या 5 बार की विधायक है लगातार, उनका मजाक नहीं बनाता ऐसा कि हमने उनको टिकट दी थी और फिर वो झज्जर चली गई तो वहां लोगों ने उनको भी वहां वोट डाल दी। उनको वोट थोड़े डाली, उनके जिनके साथ वो लगी हुई थी, जिनके पीछे वो लगी हुई थी, उनको वोट डाली। ये तो मजाक बनाना हो गया ना उनका। और साथ में ये कह देना कि हमने उनको टिकट दी थी। मुझे अच्छे से याद है 2005-6 में
मैं पत्रकारिता करता था कलायत में, क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूं। कलायत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे एक रैली करने, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी लोक निर्माण मंत्री थे, आकर 2 मिनट के अंदर जहां पर झंडा, वो जहां पर वो उद्घाटन करते हैं पत्थर का, उद्घाटन पत्थर करते ही वहां से तुरंत चले गए थे, मंच तक भी नहीं गए थे। गीता बुक्कल को उन्होंने टिकट दिलवाई हो, मंच पर खड़े होकर कहना आसान है, लेकिन मैं वहां का प्रत्यक्षदर्शी हूं, कभी इनकी आपस में नहीं बनी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल, और गीता बुक्कल कोई छोटा मोटा नाम नहीं, उन्होंने भी मिनिस्ट्री संभाली, बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री संभाली। और दीप कमल वाकई उस समय पत्रकारिता में तो बहुत सारी जानकारी वो इकट्ठी करते भी थे। लेकिन आज के दौर में जब वो खुद एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और जब वो सुनते हैं कि कोई इतना मझा हुआ नेता मन से आकर किसी नेता का नाम मजाकिया लहजे में लेता है कि हमने टिकट दिलवाई थी, फिर वहां चली गई और वोट उनको नहीं पड़ा था, तो वो आपके अंदर की दुविधा या फिर अपने अंदर का जो द्वेष है वो जाहिर करता है। रजन भाई, बहुत जल्दी, बहुत संक्षेप में कमेंट। देखिए, एक चीज है कि पार्टी कोई भी हो, जब तक उसमें शीर्ष लीडर का, अगर शीर्ष नेतृत्व का अगर प्रेशर नहीं होगा तो पार्टी में इस प्रकार की जो ये है विघटन होता रहेगा, इस प्रकार के अलग अलग गुट बनते रहेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व की बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ के नेता आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वहां पर अपनी अपनी टिकट डिक्लेयर करे बैठे हैं। वहां पर वो कहता है कि वहां से वो टिकट मेरी पक्की है, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। एक तो उम्मीदवारी घोषित करना कि मैं यहाँ से उम्मीदवार, मैं चुनाव की तैयारियां कर रहा हूँ, और एक कहता है कि टिकट ही मेरी है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कमजोर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, और वो भी तब जिस दौर में शीर्ष नेतृत्व बैठक करने वाला, उसी समय में अगर ऐसी बातें आप करते हैं तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बहुत शुक्रिया विद्रोही साहब आपका, दीप कमल आपका और रजन जी आपका। तो मौजूदा दौर में जहां पर कांग्रेस आलाकमान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के तमाम लोगों से मुलाकात करके संगठन के विस्तार, संगठन की स्थिति, इस पर चर्चा कर रही हो, उस बीच में एक चर्चा नहीं बल्कि उन्होंने नतीजा बता दिया है कि हां, जीत से ही परिणाम निकलेगा, चौधर यहीं आएगी। वो है रणदीप सुरजेवाला। उनका कहना है कि अगर हरियाणा को बदलना है तो जीत की 5 सीटें आपको दिलाना पड़ेगा, और फिर मैं दावा करता हूं कि चौधर मैं यहां पर लाऊंगा, जीत भी बदलेंगे और हरियाणा भी बदलेंगे। नमस्कार।